नमस्कार दोस्तों, हम भूगोल पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम बात करेंगे प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेशों के ऊपर। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं हम प्रमुख उद्योग व औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट तो वैसे अगर अपन देखें तो बड़ा पार्ट है काफ़ी, और हम इसको 12th तक के लेवल तक लेंगे इसको। ठीक है, 8वीं क्लास में भी ये पार्ट है। सबसे पहले हम इसमें अवधारणा देखेंगे कि अवधारणा में उद्योग किसे कहते हैं, उद्योगों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, करने वाले कारक, और उसके बाद में अवधारणा के बाद में देखेंगे प्रमुख उद्योग व औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लौह इस्पात, क्योंकि ये प्राथमिक उद्योग हैं और दुनिया का कोई ऐसा उद्योग नहीं जो इसके ऊपर निर्भर ना हो, क्योंकि हर एक मशीन जो है वो यूँ कहिए कि लौह पर ही चलती है। हर मशीन लौह से ही बनी हुई होती है, इसलिए इसको प्राथमिक उद्योग कहते हैं। तो एक तो ये पढ़ेंगे, दूसरा सूती वस्त्र उद्योग पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे इसको प्रमुख औद्योगिक केंद्र, औद्योगिक केंद्र। ठीक है, तो मैंने पूरा इसको एनसीईआरटी बेस्ड किया है ताकि आपके परीक्षाओं में, अध्यापक परीक्षाओं में, स्पेशली अध्यापक भर्ती द्वितीय स्तर में जो ये टॉपिक दिया हुआ है ये बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आता हूँ कि परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और उससे पहले थोड़ा सा परिभाषा और प्रकार को हम यहाँ समझ लेते हैं कि परिभाषा। ठीक है, देखिए बहुत सामान्य परिभाषा है उद्योग की। हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था कि उद्योगों को हम विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं, और यह द्वितीयक क्षेत्र में आता है जो कि कच्चे माल को या जो रॉ मटेरियल होता है उसको पक्के माल में निर्मित करने का काम करता है। ठीक है, तो उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग वे इकाइयाँ होती हैं जो कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल में कन्वर्ट करता है। कैसे? जैसे हमने गेहूं का एग्जाम्पल दिया था पिछली क्लासेज में अर्थशास्त्र के अंदर, तो इकोनॉमिक्स में जैसे गेहूं का उदाहरण दिया। भाई गेहूं क्या है? प्राथमिक क्षेत्र की प्रोडक्शन है, और इसी गेहूं को जब हम आपके किसी मील में ले जाते हैं और वहाँ अगर बिस्किट बनता है, या किसी बेकरी में ले जाते हैं वहाँ अगर कोई ब्रेड बनती है, तो बेकरी उद्योग हो गया। ठीक है, वही गेहूं अगर मील में जाता है और आटा बनता है तो वो मील एक उद्योग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे गेहूं प्राथमिक वस्तु है, अर्थात रॉ मटेरियल है, अर्थात कच्चा माल है, और जो बिस्किट बना या गेहूं से जो प्रोडक्ट बना वो आपके क्या बनता है? वो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल बनता है। ऐसे हम कई सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे रबड़। तो खेत में रबड़ की जब कृषि की जाती है, रबड़ पैदा होता है लेटेक्स से, तो वो आपके कच्चा माल है। लेकिन जैसी रबड़ फैक्ट्री में जाएगा और रबड़ से टायर बनेगा तो वो रबड़ पक्का माल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहते हैं कि कच्चे माल को पक्के माल में बदलने वाली जो इकाई होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उद्योग बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली परिभाषा है इसकी कि कच्चे माल, या इसको अपन रॉ मटेरियल, कच्चे माल को पक्के माल या विनिर्मित सामग्री
सामग्री में बदलने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? उद्योग कहलाती है। इसे द्वितीयक अथवा विनिर्माण क्षेत्र में रखा जाता है। हमारे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र माने गए हैं। प्राथमिक में आपके कृषि वगैरह आ जाते हैं, और द्वितीयक में उद्योग आ जाते हैं, और तृतीयक में सेवा क्षेत्र आ जाता है। तो इसको किस में रखा गया है? इसको सेकेंडरी में रखा गया है। ठीक है, ये तो इसकी एक बहुत बेसिक परिभाषा हो गई कि उद्योग कहते किसे हैं। दूसरी बात आती है कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो उद्योगों के कई प्रकार होते हैं। आपने कई सारे उद्योग देखे होंगे। आपने वस्त्र उद्योग देखा होगा, आपने घी का उद्योग देखा होगा, आपने डेयरी उद्योग देखा होगा, आपने लोहे का उद्योग देखा होगा, आपने कई सारे स्टील के प्लांट देखे होंगे, कई सारे उद्योग देखे होंगे। तो हमारे भूगोलवेताओं ने इन उद्योगों को कई प्रकार के बांटा है। ठीक है, कई प्रकार बांटे हैं, जैसे जैसे कच्चे माल के आधार पे। ठीक है, तो कच्चे माल के आधार पे जैसे कृषि से कोई सामग्री मिल रही है तो कृषि आधारित उद्योग, वन से सामग्री मिल रही है तो वन आधारित उद्योग, समुद्रों से सामग्री मिल रही है मत्स्य मछलियाँ वगैरह तो मत्स्य उद्योग कह सकते हैं, समुद्री उद्योग भी कह सकते हैं हम। तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है उस आधार पर हम बांटते हैं। तो पहला प्रकार आता है कच्चे माल के आधार पे। तो हम पढ़ते हैं ना कई बार, कच्चे माल आधारित उद्योग में कृषि आधारित उद्योग बताइए, है ना। खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योगों को प्राथमिक उद्योग कहा जाता है, क्योंकि बाकी सारे उद्योग उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी मशीनें खनिजों से बनी हुई है, धातुओं से बनी हुई है। धातु भी खनिज है अपने आप में। बिना खनिजों की कोई मशीन नहीं चल सकती। कोयला खनिज है, कोयले के बिना कहाँ से कुछ चलेगा। यूरेनियम खनिज है, उसके बिना लाइट कहाँ से आएगी। तो कई प्रकार हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि उद्योगों को का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया गया है। आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो वर्गीकरण हम देखते हैं इसमें। सबसे पहला, अब हम कह सकते हैं, इसको अपन ले लेते हैं, अगली स्लाइड में ले लेते हैं। कच्चे माल आधारित उद्योग। ठीक है, अब कच्चे माल आधारित उद्योग का क्या मतलब है कि किसी भी उद्योग को कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है उसको उस आधारित उद्योग बोलते हैं। जैसे जैसे कृषि आधारित उद्योग, जैसे खनिज आधारित उद्योग, जैसे महासागरीय उद्योग, जैसे वन उद्योग, जैसे रासायनिक उद्योग, तो कई सारे हैं। मतलब आपको ये पता करना है कि किसी उद्योग को कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है। अब जिस जगह से उसको कच्चा माल मिल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, कच्चे माल आधारित उद्योग। ठीक है, अब जैसे खाद्य, अब जैसे कृषि आधारित है, मैं अगर इसके उदाहरण लिखूं तो देखो आप क्या कहोगे कि देखिए
जैसे अब कृषि आधारित उद्योग की बात करूं, गन्ना, जैसे शक्कर उद्योग आ गया, शक्कर आ गया, डेयरी आ गया, है ना, वनस्पति के जितने भी प्रोडक्शन है वो सारे आ गए, और भी खाद्यान्न उद्योग आ गए। अब ये सारे के सारे क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शक्कर बनेगी तो गन्ना आएगा, गन्ना कृषि प्रोडक्ट है। डेयरी मतलब दूध, दूध मतलब गाय, गाय मतलब पशुपालन। वनस्पति के जितने भी उद्योग हैं, घी तेल वगैरह, खाद्यान्न जितना भी है वो सारा का सारा कृषि से जाएगा। खाद्यान्न मतलब बिस्किट से लेके, रोटी से लेके, ब्रेड से लेके सब कुछ। ठीक है, दूसरा देखिए, खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित का उद्योग का क्या मतलब है? ऐसा उद्योग जिसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा हो, खनिजों से मिल रहा हो, खनिज के अयस्क का उपयोग किया जाता हो। ठीक है, भारी मशीनें वगैरह सब इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इन बातों का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। तो खनिज आधारित उद्योग मतलब जिसमें कच्चे माल के रूप में, जिसमें कच्चे माल के रूप में किसका यूज होता है? अयस्क का यूज होता है। अयस्क क्या होते हैं? देखो, जब भी कोई खनिज, आपको सभी को पता है खनिज धरातल के आंतरिक भागों से निकाले जाते हैं। जब भी खनिज हम बाहर निकालते हैं खान से, तो सबसे पहले अयस्क के रूप में निकलता है, और जिसे बोलते हैं। फिर और को भट्टी में ले जाया जाता है, भट्टी में गर्म किया जाता है, फिर उसमें गैंग बाहर निकाली जाती है, गैंग मतलब गंदगी बाहर निकाली जाती है, फिर शुद्ध धातु बचती है। फिर अयस्क में गंदगी निकालने के बाद में हमें धातु प्राप्त होती है, खनिज वास्तविक धातु प्राप्त होती है, फिर उसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो लोह अयस्क, तो अयस्क पहले आएगा, पिघलाएंगे, फिर लोहा बनेगा, फिर लोहे में टिन कार्बन वगैरह मिलाएंगे, तब वो आपकी इस्पात बनेगा। ठीक है, तो ऐसे सारे उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में अयस्क का उपयोग होता है। अब इसके कई उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे रेल का डिब्बा बन रहा है, तो रेल के डिब्बे में कच्चा माल क्या चाहिए? लोहा चाहिए होगा, ताम्र चाहिए होगा, एल्यूमिनियम चाहिए होगा। ठीक है, आप तार उद्योग ले लो, लाइट की तारें बन रही, इसमें भी कच्चा माल क्या चाहिए? तो आपको ये खाली समझना है। ठीक है, रटना भी नहीं है। इन्हें प्राथमिक उद्योग कहते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारे उद्योग इनके ऊपर निर्भर है। ठीक है, बाकी सारे उद्योग इनके ऊपर निर्भर है, इसलिए हम उसको ये कहते हैं। दूसरा, अब इसमें आप कई सारे उदाहरण दे सकते हो, जैसे रेल का डिब्बा मैंने नाम लिया, है ना, रेलवे का डिब्बा हो गया, तार उद्योग हो गया, मशीन उद्योग जितने भी हैं, मशीन, इस्पात, और भी बहुत सारी चीज़ें, कई सारे उदाहरण आप इसके दे सकते हो। तो ये खनिज आधारित उद्योग है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। हालांकि उद्योग सारे अपने अपने में महत्वपूर्ण है, लेकिन खनिज उद्योग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कृषि आधारित उद्योग भी है ना, तो अल्टीमेटली वो चलता किससे? कृषि से चलता है। क्यों? क्योंकि मतलब ये है कि खनिज महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसे कृषि आधारित उद्योग है ना, तो वो कच्चा माल भले कृषि से आए, लेकिन मशीनें सारी सारी यहाँ से आती, खनिज आधारित उद्योगों से। तो मशीनें नहीं होगी तो आपके ना तो शक्कर का मामला, डेयरी, वनस्पति, बहुत दिक्कतें आ जाती है। ठीक है, तो ये बात होती है। इसलिए इसको प्राथमिक या आधारभूत उद्योग कहते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये बात आती है इसमें। अब जैसे आता है महासागरीय उद्योग। महासागरीय उद्योग में क्या ध्यान रखना है? इसमें आपके जैसे मत्स्य है, समुद्री जीव का खाद्यान्न जो है, समुद्री खाद्यान्न आप कह सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। ठीक है, खाद्यान्न उद्योग इसमें शामिल हो जाएगा। फिर वन उद्योग। वन उद्योग का क्या मतलब है? ऐसे उद्योग जिसको वन से आपके मिलता हो। गोंद उद्योग हो गया, है ना, जैसे रबड़ है तो रबड़ भी वन से ही प्राप्त होता है, रबड़ उद्योग हो गया, और कागज़ उद्योग हो गया, कई सारे औषधियाँ वगैरह भी इसमें आ जाती है। भवन निर्माण की सामग्री भी इसमें से कई सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती है। तो जैसे गोंद उद्योग, रबड़, वैसे रबड़ को हम कृषि आधारित उद्योग भी कह सकते हैं, क्योंकि रबड़ की खेती होती है। फर्नीचर उद्योग हो गया। ठीक है, और इसके अलावा भी कागज़ में लकड़ी का उपयोग होता है, मतलब पौधों का। तो
बीड़ी उद्योग है, ये सारे तंबाकू उद्योग है, क्योंकि तंबाकू भी वनों में हमें प्राप्त होता है, तो तंबाकू हो गया। तो ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। रासायनिक उद्योग कौन से होते हैं? इसमें केमिकल का यूज़ किया जाता है, तो विभिन्न रसायन जो बनाए जाते हैं ना, वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये पहला प्रकार है विभिन्न रसायन, जिसमें कच्चे माल के रूप में यूज होता है लेबोरेटरी वगैरह में। तो ये मुख्य जो है ना, ये कृषि आधारित हो गया, खनिज आधारित हो गया, समुद्र हो गया, वन हो गया। तो ये तो था पहला आपके प्रकार। तो निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, ये पहला वर्गीकरण है। दूसरा जो वर्गीकरण है विद्यार्थियों, वो हम ले सकते हैं आकार के आधार पे। ठीक है, इसमें आएगा ही नहीं, कर लेते हैं आकार के आधार पर। अब अगर आकार के आधार पे बात करें तो हर देश की अपनी अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे इसकी क्या डेफिनेशन है, भारत की क्या डेफिनेशन है, जिसमें आपके देखो कुछ कुटीर उद्योग होते हैं, कुटीर घरेलू उद्योग, जो घर के अंदर घर के लोग ही काम करते हैं, कम पूंजी लगी होती है। इसके अलावा लघु उद्योग होते हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं, मध्यम उद्योग होते हैं, है ना, और वृहद उद्योग होते हैं। वृहद उद्योग, तो इसमें क्या देखा जाता है? इसमें ये देखा जाता है कि पूंजी कितनी लगी है, श्रम कितना यूज हो रहा है, उत्पादन कितना है के आधार पर। ठीक है, अब देखो अगर पूंजी अधिक लगी हुई है, श्रम अधिक है, तकनीकी अधिक है, तो निश्चित रूप से वो बड़ा उद्योग होगा। अगर ये चीजें नहीं है और घरेलू काम है तो कुटीर उद्योग कहते हैं। अगर ये कम लगे हैं तो लघु, थोड़ा ज्यादा लगे हैं तो मध्यम, बहुत ज्यादा करोड़ों में लगे, 500 करोड़ 50 करोड़, तो फिर वो वृहद उद्योग हो जाते हैं। ये हर देश की अपनी अपनी डेफिनेशन है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आकार के आधार पे। तीसरा जो विद्यार्थियों आता है वो स्वामित्व के आधार पे। कैसा? स्वामित्व के आधार पे। अब स्वामित्व के आधार पे का क्या मतलब है? स्वामित्व के आधार का मतलब यहां पे ये होता है कि उद्योग है किसका, ठीक है, पूंजी किसकी लगी हुई है। अब इसमें देखो सरकारी उद्योग हो सकता है, सार्वजनिक उद्योग हो सकता है, निजी उद्योग हो सकता है, संयुक्त उद्योग हो सकता है, और सहकारी उद्योग हो सकता है। कई सारे हो सकते हैं, मैं एक एक को समझाता हूं। अगर 100% पूंजी जो है वो गवर्नमेंट की लगी हो, 100% पूर्ण रूप से सरकार का हो, विद्यालय हो गए, कई सारे कॉलेजेस हो गए, पहले रेलवे भी था, परमाणु था, ये सब सरकारी उद्योग है जिसमें 100% गवर्नमेंट की पूंजी लगी हो। ठीक है, तो 100% पूंजी किसकी हो? सरकार की हो। अगर राज्य की लगी है तो राज्य का सरकारी उद्योग, अगर केंद्र की लगी हो तो केंद्र का सरकारी उद्योग। 100% पूंजी, 1 रुपया भी किसी और का नहीं। सार्वजनिक किसे कहते हैं? सार्वजनिक इसे कहते हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक हो, पूरी 100% नहीं हो। 100% तो सरकारी हो जाएगा, 51% से कम भी नहीं हो। 51% से कम हो गया तो निजी हो जाएगा। तो सरकार की हिस्सेदारी कितनी हो? कम से कम 51% हिस्सेदारी या इससे अधिक हो। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा है फिर बाकी 49 किसकी? बाकी 49 निजी क्षेत्र की भी हो सकती है, बाकी 49 पब्लिक की भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लो कि भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जैसे
भैल हो गया, ठीक है, भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भैल, हेल, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारी क्या कंपनियां हैं, HPCL, ये सारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। इसमें सरकार का 100% पूंजी नहीं है, सरकार की पूंजी 51% है, बाकी पूंजी पब्लिक में बेची गई है, बाकी पब्लिक की हिस्सेदारी है। पब्लिक में कौन हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, अंबानी भी हो सकता है, ठीक है, पब्लिक में सारे होते हैं, जनरली उनके ही होते हैं क्योंकि मेरी तो औकात नहीं खरीदने की। तो इसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर, ठीक है, सार्वजनिक उद्योग। अब तीसरा है निजी। निजी में क्या होगा, 100% पूंजी किसकी होती है, निजी क्षेत्र की, सरकार का इसमें कुछ नहीं होता, या 51% से अधिक पूंजी किसकी हो, निजी क्षेत्र की हो। जैसे जैसे रिलायंस है। अब रिलायंस में आप क्या सोच रहे हो, मुकेश अंबानी का 100% है? नहीं, मुकेश अंबानी उसमें शेयर होल्डर होगा, मेजोरिटी 51% से अधिक उसका है, कुछ ऐसा उसमें आप मेरे जैसे लोगों ने भी शेयर खरीद रखे होंगे। तो कोई भी कंपनी 100% किसी की नहीं होती, 100% रखते भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि घाटा आता है तो फिर सारे साझेदार समान रूप से वहन करते हैं, लाभ होता है सब समान रूप से वहन करते हैं। और अरबों की कंपनियां होती हैं तब एक व्यक्ति उसको संचालित नहीं कर सकता, फिर एक आदमी तो खाली 51% का शेयर होल्डर होता है मैक्सिमम। अब मालिक अंबानी क्यों है, क्योंकि उसके पास में 51% है, उससे अधिक है, 100% नहीं, बाकी सारी पब्लिक को दी हुई है। लेकिन निर्णय कौन लेगा, 51% वाला, क्योंकि वो बहुमत में है, इसलिए इसको हम निजी उद्योग कहते हैं। यहाँ पे निर्णय सरकार लेती है 51% बहुमत में, इसलिए सार्वजनिक उद्योगों को भी हम सरकारी मानते हैं, लेकिन सरकारी पूर्ण रूप से वो नहीं होता। इसलिए इन दोनों में हम कई बार कंफ्यूज होते हैं, सरकारी और सार्वजनिक में। सरकार में तो 100% सरकारी डिसीजन लेगी, जैसे नाबार्ड है, वो पूरा सरकार की 100% सरकारी है। LIC सरकारी नहीं 100%, क्यों, क्योंकि LIC में सरकार की हिस्सेदारी लगभग 55% की रही है, 45% हिस्सेदारी जो है वो पब्लिक की है उसमें। तो LIC सरकारी नहीं बल्कि सार्वजनिक है, ठीक है ना। SBI सरकारी नहीं है, सार्वजनिक है, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर सरकार है लेकिन पूरा नहीं है। IDBI क्या है, निजी है, क्यों, क्योंकि उसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 51% उससे अधिक है। तो 51 से लेकर 100% तक की हिस्सेदारी अगर निजी क्षेत्र की हो तो उसे निजी उद्योग बोलते हैं। तीसरा होता है संयुक्त, पार्टनरशिप में। इसमें क्या होता है, सरकार, निजी या दो निजी मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें है वो दो पार्टियों की साझेदारी होती है, इसमें है वो संयुक्त साझेदार होते हैं। दो देशों की भी हो सकती है, जैसे केन इंडिया, भारत और स्कॉटलैंड दोनों ने मिलके केन इंडिया का काम किया, तो ऐसा भी हो सकता है। अब तीसरा शब्द है, पांचवा शब्द है सहकारी, जैसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव। ये गवर्नमेंट, ये पब्लिक, ये प्राइवेट, ये जॉइंट वेंचर, इसे जॉइंट वेंचर बोलते हैं। और सहकारी का मतलब होता है आपके कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, सहकार, सह मतलब साथ साथ, कार मतलब कार्य करने वाला। जब आपके एक से अधिक लोग मिलकर नो प्रॉफिट नो लॉस पर कोई फैक्ट्री बनाते हैं तो उसे सहकारी उद्योग बोलते हैं, ठीक है। तो सहकारी क्षेत्र आजकल इतना रहा नहीं, सहकारी समितियां वगैरह कई सारी बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो या अधिक लोगों द्वारा मिलकर उद्यम स्थापित करना, ठीक है, स्थापित करना, जिसमें सभी की हिस्सेदारी समान हो। हिस्सेदारी समान हो, कोई 51% वाला मैटर नहीं होता, सभी समान हिस्सेदार होते हैं और सभी मिलकर डिसीजन लेते हैं, कोई अध्यक्ष वगैरह नहीं होता, समान हो और न लाभ न हानि के सिस्टम पर काम करता हो, पर कार्य करता है। और खास बात क्या है, सिर्फ सदस्यों को ही फायदा देता है, सिर्फ सदस्य ही लाभान्वित होते हैं। मैं इसके उदाहरण देता हूं अभी।
लाभान्वित होते हैं। जैसे ना गांव में दूध कोऑपरेटिव कई सारी जगह बनी हुई है, तो क्या होता है कि जैसे 15 लोगों का दूध इकट्ठा किया और शहर में बेच दिया, जितना फायदा हुआ सभी में बांट लिया। ये सहकार है। अब उसके जो सदस्य होंगे ना, उसी को फायदा होगा, बाकी किसी को फायदा नहीं होगा। और इसमें सब ना लॉस हो, ना लाभ हो, ना हानि हो, ना लाभ हो, उस हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सहकारी उद्योग होते हैं। ये जनरली ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे समूह पे होते हैं, जिनमें स्वयं सहायता समूह वगैरह हो गए, तो एक दूसरे की हेल्प से काम करते हैं। ठीक है, 50 लोग मिल गए, सभी 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे करते हैं डेली, हर दिन या हर महीने। फिर किसी को ज़रूरत होती है तो वो उधार दे देते हैं उसी व्यक्ति को जो उसका सदस्य है, और नॉमिनल ब्याज लेते हैं वापस, ताकि वो भी वापस दे दे और जो उनका बैंक है सहकारी, उसमें आपके जमा होता जाए। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो थी ना, उसी बेस पे थी, जिसमें एक सदस्य बनाया जाता था और उससे पैसे लिए जाते थे, उसको वापस दिए जाते थे। हालांकि उसका गलत यूज़ हुआ, बट कंसेप्ट ये था इसका। ठीक है, तो ये स्वामित्व के आधार पे सहकारी हो सकता है, सार्वजनिक हो सकता है, निजी हो सकता है, संयुक्त हो सकता है ना। तो इस प्रकार से जो काम होता है, ये सारा सारा आपके ये हो जाता है। ठीक है, तो सहकारी में आप दूध डेयरी का बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हो। डेयरी उद्योग जो है ना, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। हाँ, तो ये हो गया इसका उद्योगों के प्रकार। तो देखो, परिभाषा हो गई और प्रकार हो गए। अब देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र के उद्योग किन कारकों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अब देखो, प्रभावित करने वाले कारक प्रभावित करने वाले कारक ठीक है, अब देखो, कोई भी उद्योग कहाँ खुलेगा, कौन कौन सी चीज़ें उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज़ उसको चाहिए होती कच्चा माल। जैसे जहाँ पे भी कपास की कृषि होती होगी, वहीं सूती वस्त्र के उद्योग खुलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पास में रॉ मटेरियल मिल जाता था पहले। तो हम देखते हैं कि आज भी सूती वस्त्र की मिलें अहमदाबाद वगैरह में, महाराष्ट्र में केंद्रित है, क्योंकि वहाँ पे कपास ज़्यादा होता है। लौह इंडस्ट्री भी ऐसे स्थापित हुई है जहाँ पे लौह अयस्क का क्षेत्र है। तो कच्चा माल आसपास में कहीं हो, ये एक कारक है जो प्रभावित करता है। ठीक है, ये आप सारे लिख लेना, है ना। तो कच्चा माल हो गया। दूसरा होता है श्रम, मजदूर मिलने चाहिए। कच्चा माल है लेकिन मजदूर नहीं है तो भी काम नहीं हो पाएगा। तो मजदूर अगर बहुत अधिक है किसी क्षेत्र में और कच्चा माल भी है, तो कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट करने में मजदूरों का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि बिना मजदूर के कोई काम नहीं हो सकता। श्रमिक होने ज़रूरी। अगर श्रम नहीं है, देखो आज इंग्लैंड में, अमेरिका में उद्योग न खोलकर भारत में ज़्यादा क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे श्रमिक बहुत है। वहाँ पे श्रमिकों की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि जो भी लोग हैं सब पढ़े लिखे हैं, सबको रोज़गार मिला हुआ है। तो बेरोज़गार कोई है ही नहीं, तो मजदूर लाएंगे कहाँ से? सब स्किल्ड लोग हैं। अब किसको कूंडे तगारी उठाएं आप? कौन काम करेगा आपकी? आप देखो, भारत जैसे देशों में श्रमिकों की कमी नहीं है, इसलिए आज दुनिया के सारे देश भारत की तरफ आना चाहते हैं या फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनको सस्ता श्रम मिल जाता है, कच्चा माल भी मिल जाता है। भारत जैसे देश खनिजों से भरपूर भरे हुए पड़े हैं। तीसरी चीज़ चाहिए, वो चाहिए पूंजी, क्योंकि बिना पैसे तो कोई काम नहीं होता। बिना पूंजी के मशीनरी नहीं आएगी, तो मशीनें बहुत ज़रूरी होती है। इन्हीं मशीनों पर श्रमिक काम करेगा। तो एक उद्योग को पूंजी होनी भी ज़रूरी है। बिना पूंजी उद्योग स्थापित नहीं होते। गरीब देश जितने भी है ना, पूंजी के अभाव में उद्योग स्थापित नहीं कर पाते। तब विकसित देश वहाँ आके अपने उद्योग स्थापित करते हैं। ठीक है, चौथा चाहिए बाजार। बाजार ज़रूरी है। आपने मशीनें लगा के, श्रमिक लगा के, कच्चा माल ला के उसको कन्वर्ट तो कर दिया, वस्तुएं तो बना ली, लेकिन मार्केट नहीं है तो बेचोगे कहाँ से? आज दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 1.5 अरब की जनता हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो इससे बड़ा मार्केट कहीं नहीं है। मार्केट का मतलब होता है डिमांड, जहाँ लोग खरीदने वाले हो। अब आप सोचिए कि स्विट्ज़रलैंड में उद्योग कौन लगेगा? पॉपुलेशन ही नहीं है वहाँ पे, डिमांड कहाँ है? डिमांड है भारत में। क्यों? इससे बड़ा दूसरा कोई देश नहीं है, यहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड है। बाजार सबसे बड़ा, इसलिए अमेरिका जैसे देश हमारे सामने हमेशा राजी रहते हैं। रूस, अमेरिका, हम सब भारत में आना चाहते हैं, भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में बड़ा मार्केट है और ये सबकी नज़र में है।
चीन चाहता है कि भारत का मार्केट मेरे पास हो, क्योंकि अरबों रुपए की सामग्री बिकेगी। कोई बड़ा गांव होता है ना, तो व्यापारी लोग सोचते हैं कि इस गांव में मेरी दुकान चल जाए, तो उस गांव से सब संबंध बनाना चाहते हैं। भारत के साथ यही है, ठीक है। पांचवा, जल भी होना चाहिए। जल क्यों चाहिए? क्योंकि लाइट बनाने के लिए भी चाहिए, जल आवागमन के भी लिए चाहिए, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, नहरें, नदियाँ, इनसे ही परिवहन होता था, तो जल भी ज़रूरी है। हालांकि इन बाकी तीनों जितना जल ज़रूरी नहीं, बट ज़रूरी जल भी है। इसके अलावा देखिए संचार भी होना चाहिए। अगर वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, यद्यपि संचार विकसित किया जा सकता है, दिक्कत नहीं आती। परिवहन भी चाहिए ताकि वो मार्केट तक सामग्री बनी हुई ले जा सके, हालांकि ये भी बाद में बनाई जा सकती है। भूमि भी चाहिए। जापान जैसे देश में ये भी समस्या है, ज़मीनें नहीं है, कहाँ फैक्ट्री लगाए। जापान में खेती करने के लिए क्या करते हैं, पुरानी जो बिल्डिंग्स होती, जो अमेंडेंट हो चुकी, ख़राब हो चुकी, उसकी हर फर्श पे खेती कर ली जाती है, ऐसे, है ना। इस प्रकार से खेती कर लेते हैं। ज़मीनें नहीं है, भारत में ज़मीन की कोई कमी नहीं। भूमि भी चाहिए, विद्युत चाहिए, बिना लाइट के कोई मशीन नहीं चल सकती। तो कुछ चीज़ें इसमें डेवलप की जा सकती, कुछ ऐसी होती जो डेवलप नहीं हो सकती। तो ये 8 कारक है आपके, जो किसी भी क्षेत्र के उद्योगों को प्रभावित करते हैं। इनमें से मैक्सिमम कारक जहाँ भी होंगे, वहाँ कई सारे उद्योग स्थापित होंगे, और उन्हें हम कहते हैं औद्योगिक प्रदेश। जैसे मुंबई के आसपास क्यों हुए, बेंगलुरु के आसपास क्यों हुए, जयपुर के आसपास क्यों हो रहे हैं, दिल्ली के आसपास गुड़गांव, नोएडा क्यों बस रहे हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश कारक मिल जाते हैं। आप ये मानिए कि सॉरी, सारे नहीं मिलते, कहीं पर भी सारे नहीं मिलते, लेकिन 8 में से 4 भी मिल जाए ना, तो भी उद्योगों की बढ़िया दशा हो जाती है। 8 मिलना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये है ना कि जैसे संचार है, परिवहन है, विद्युत है, पूंजी है, ये सारी चीज़ें डेवलप की जा सकती है। लेकिन कच्चा माल है, श्रम है, बाजार कहाँ से लाएंगे, भूमि कहाँ से लाएंगे, है ना। ये 3-4 चीज़ें आवश्यक है, अति आवश्यक है। कौन सी? जैसे कच्चा माल अति आवश्यक है, श्रम अति आवश्यक है, पूंजी ज़रूरी है, भूमि ज़रूरी है, ठीक है। बाकी विद्युत, परिवहन, संचार, जल भी ज़रूरी है, और बाजार भी चलो बन जाते हैं, फिर भी ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये 3 बनाई जा सकती है। आजकल बिना जल के भी चल जाता है, नहरों का काम कर लिया जाता है। लेकिन ये जो है ना 4-5 बातें, ये बहुत ज़रूरी है, इनके बिना उद्योग स्थापित नहीं होता, ठीक है। और हम क्या देखते हैं कि जहाँ जहाँ ये चीज़ें अवेलेबल होती है, उन क्षेत्रों में आराम से उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कच्चा माल हो गया, ठीक है, श्रम हो गया, भूमि हो गई, पूंजी हो गई, ठीक है, बाजार हो गए, और इसके अलावा विद्युत हो गया, ठीक है। बाकी संचार, परिवहन, सेवाएं हो गई, ठीक है, और भी जो भी बच गया, जल ले लो, ठीक है। तो ये बातें बहुत ज़रूरी होती है, किसी भी क्षेत्र के उद्योग को प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये बातें आप बढ़िया तरीके से याद कर लेना। हालांकि याद रटने जैसा तो कुछ है नहीं, बहुत सामान्य बातें हैं ये। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक उद्योग के स्थापित होने के लिए क्या क्या बातें हमें ज़रूरी होती है, ठीक है। और जहाँ कहीं ये तत्व होते हैं, वहाँ पे बड़ी संख्या में उद्योग स्थापित होते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, औद्योगिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। हम ये करते हैं ना, 1 मिनट, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे आप लिख लेना कॉपी में, नीचे ये लिख सकते हो कि उक्त कारकों की मौजूदगी उद्योगों की स्थापना को बल देती है। इससे
उस स्थान पर कई उद्योग विकसित हो जाते हैं। कई उद्योग विकसित हो जाते हैं। जिन्हें जाते हैं ऐसे क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश कहलाते हैं। औद्योगिक प्रदेश कहलाते हैं। प्रमुख इस प्रकार है। तो आपसे पूछे कि औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं, तो आप सीधा सा जवाब दोगे कि ऐसे क्षेत्र जहां पर उक्त कारणों के चलते, उक्त कारकों के चलते कई सारे उद्योग विकसित हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, औद्योगिक प्रदेश बोलते हैं। दुनिया में अगर आप औद्योगिक प्रदेश देखोगे तो आप पाओगे कि ये सारी औद्योगिक पट्टी है। ठीक है, मैं एक ये दुनिया में सबसे अधिक पाए जाने वाले उद्योग है। अब इस औद्योगिक पट्टी को आप अगर नोटिस करोगे तो अमेरिका इसमें आ जाता है, यूरोप का भाग आ जाता है, और ये सारी पट्टी आ जाती है चीन, जापान और मध्य एशिया की पट्टी। ये सबसे अधिक उद्योग है यहाँ पे, ये पूरी विश्व की औद्योगिक पट्टी है। ठीक है, बाकी जो ब्लैकिश पॉइंट देख रहे हो ना, तटीय क्षेत्र जितने भी, ये औद्योगिक प्रदेश हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे औद्योगिक प्रदेश है जिसमें आपके, जैसे देखो मैं नाम लेके बताता हूँ आपको। भारत के अंदर देखो आप, ये चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, गंगा घाटी हो गया, ये इराक के क्षेत्र हो गए, जावा प्रदेश हो गया, है ना। ये सारे नाम लिखे हुए, आप आराम से इस पीपीटी को देख लेना, बढ़िया तरीके से लिस्ट बना लेना इसकी। ठीक है, जो नाम लिखे, ये 7वीं कक्षा का मैप है, तो आप इसकी लिस्ट बना लेना तो बढ़िया लगेगा आपको भी। ठीक है, तो अगर अपन इस औद्योगिक प्रदेशों की बात करें कि कहाँ कहाँ मेन औद्योगिक प्रदेश हुए हैं, तो देखिए जो ये अमेरिका है, तो अमेरिका का जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है, ठीक है, ये प्रदेश जितना भी है, तो एक ये आ जाता है। जैसे मैं अगर लिखूं यहाँ पे पूर्वोत्तर अमेरिका, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी मात्रा में औद्योगिक प्रदेश विकसित हुए हैं, ठीक है। और दूसरा आप देखोगे ना यूरोप के अंदर, तो पश्चिमी पूरा यूरोप और मध्य यूरोप पूरा पूरा आ जाता है। तो पहला ये हो जाता है। दूसरा कौन सा हो जाता है, यूरोप पूरा ही आ जाएगा, ठीक है, जिसमें पश्चिमी, मध्य और पूर्वी यूरोप, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी यूरोप, ठीक है, ये हो गया। तीसरा अगर आप देखोगे तो फिर एशिया आएगा। एशिया में भी आप अगर स्पेशली देखोगे ना, तो ये पूर्वी एशिया सबसे अधिक है, ठीक है, जिसमें चीन, जापान वगैरह ये सब देश आ जाते हैं। पूर्वी एशिया अधिकांशतः, ठीक है। अच्छा, इसमें एक खास बात अगर नोट कर पा रहे हो आप, तो ये 3 क्षेत्र तो खैर हो ही गए, ठीक है, ये 3 एरिया तो आपको याद करने ही है, खैर, हाँ, ठीक है। चलो मैं इसको तो हटा ही देता हूँ, हाँ, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। देखो, इसमें आप अगर नोट कर पा रहे हो तो सबसे खास बात क्या है, अमेरिका और यूरोप और एशिया, ये तीनों के तीनों जो इलाके हैं ना विद्यार्थियों, ये शीतोष्ण कटिबंध जलवायु में, उष्ण कटिबंध में नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जितनी भी औद्योगिक पेटियां हैं ये शीतोष्ण जलवायु में आ जाती है मोस्टली सारी। कारण कई सारे हैं, क्योंकि ये क्षेत्र स्टार्टिंग से डेवलप क्षेत्र रहे हैं और इस वजह से ये आज भी आगे हैं। ये सारे के सारे क्षेत्र किस में जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे शीतोष्ण कटिबंध जलवायु में जाते हैं। शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र है जहां पे दुनिया के सबसे अधिक उद्योग विकसित हुए हैं, ठीक है। और एक तो ये ठीक है। दूसरी बात देखिए आप, दूसरा अगर आप, एक तो ये पा रहे हो कि शीतोष्ण में औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए, दूसरा अगर आप नोट करोगे ना, तो ये देखो ये सारे तटों पे हैं, जितने भी उद्योग है ना, आप देखो सारे
अब आप अमेरिका के दक्षिण की बात करें, लीमा, इक्वाडोर, सैंटियागो, दक्षिण पूर्व बहिया तट, डरबन, केप टाउन, नैरोबी, मुंबई, चेन्नई, है ना, ये जावा वगैरह। तो अगर और देखें तो एक और बात क्या आती है कि दुनिया के जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र जहां बंदरगाह है, वहां भी उद्योग बने हैं, उद्योग प्रदेश है। ठीक है, तो बंदरगाह एरिया में उद्योग क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर कच्चा माल नहीं भी मिलता है ना, तो आराम से बंदरगाहों के जरिए वो लोग मंगवा लेते हैं बाहर से, और फिर अगर मार्केट भी पास में नहीं है ना, तो पक्का माल है वो आपके किसी दूसरे देश आराम से मार्केट के जरिए जो है वो आगे किसी परिवहन के जरिए दूसरे मार्केट में बेच भी देते हैं। अब आप सोचिए कि अगर अमेरिका के अंदर अगर अपन बात करें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्थान है जहाँ 1500 किलोमीटर नज़दीक में कोई कच्चा माल है ही नहीं, लेकिन नौवहन सेवाओं के कारण वो लोग दूसरे स्थानों से मंगवा लेते हैं। तो जनरली बंदरगाहों पर भी औद्योगिक प्रदेश स्थापित हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन देखें तो कोयला क्षेत्र जितने भी है ना, वहां पर भी हुए हैं। तो अब देखो, इसमें एक कथन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दुनिया के सर्वाधिक औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में विकसित हुए हैं? तब आप क्या कहोगे? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में हुए हैं, एक ये लिखोगे, ये पूरे क्षेत्र आ जाएंगे। दूसरा कौन सा बताओगे आप? तटीय क्षेत्रों में विकसित हुए हैं। और तीसरा कौन सा बताओगे? कोयला क्षेत्रों में विकसित हुए हैं। और इनके नाम लिख लेना, और आप तटीय क्षेत्र ये लिख के, ये 3 लिख लेना, और तटीय क्षेत्र लिख के ये जितने भी तट हैं इनको लिख लेना, कोयला क्षेत्र साथ साथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये विश्व के औद्योगिक प्रदेश की एक डेफिनेशन हो जाती है कि दुनिया में औद्योगिक प्रदेश कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब देखिए आगे, अब हम आते हैं सबसे मेन बिंदु पे कि प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं और फिर औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं। ठीक है, और लास्ट में कुछ विविध करके ले लेंगे हम, विविध। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा एक आधा सवाल आएगा एक दो, तो आप इसको आराम से कर पाओगे, इतना समझना है, ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा घोषणा नहीं है। क्योंकि दुनिया में औद्योगिक देशों की प्रदेशों की बात करेंगे ना, तो अमेरिका अकेले को पढ़ते पढ़ते महीना गुजर जाएगा, अमेरिका, चीन और जापान को, जर्मनी को, क्योंकि यहाँ पे मतलब अनगिनत बड़े बड़े उद्योग हैं। तो सारा कभी याद नहीं कर पाओगे, बस हम अपनी 12वीं कक्षा तक की सीमाओं में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, सवाल बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, और मैंने उसको एनरिच जितना करना था कर लिया है। तो ये बात हो गई। अब हम आते हैं दुनिया के मुख्य उद्योगों के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे अभी लौह इस्पात उद्योग पे। प्रमुख उद्योग हेडिंग दोगे आप, और उसमें सबसे पहला क्या लिखोगे? लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, तो आपको ऐसे चिंता नहीं करनी है, मैं जितना बता देता हूँ उतना आप याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा बस। ठीक है, अब पहली बात क्या ध्यान रखनी है इसमें? सबसे पहला बिंदु ये ध्यान रखना, ये एक पोषक उद्योग है। पोषक का मतलब क्या होता है? पोषक उद्योग है। ठीक है, पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं। अब देखिए, आप जैसे आपका घर बन रहा है, आप आरसीसी करोगे, आपको सरिये चाहिए होंगे। ठीक है, आप सरिये चाहिए, आप स्टील की फैक्ट्री में जाओगे, वहाँ से स्टील के या इस्पात के जो भी आपका हो सरिये लाओगे। सरिये के अंदर इस्पात यूज़ हुआ। इस्पात कहाँ बनता है? इस्पात बनता है लौह इस्पात उद्योग के अंदर। ठीक है, अब देखो, लौह इस्पात उद्योग का कच्चा माल उत्पाद जो है, इस
का जो उत्पाद है, उत्पाद में यहाँ सरिया हो गया, ये सरिया किसी न किसी बिल्डिंग में कच्चे माल के रूप में यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर पक्का माल तो बिल्डिंग हो गया। अब देखिए आप दूसरा और एग्जाम्पल देते हैं हम। जैसे रेलवे की बात की हमने, रेल क्या है, यहाँ पे निर्मित माल है। रेल के अंदर डिब्बे हैं, डिब्बों के अंदर जो धातु प्रयोग हुई है, खनिज प्रयोग हुआ है, वो है आपके लोहा। लोहा वहाँ पे क्या है, कच्चा माल है, इस्पात, सॉरी। उस इस्पात को बनाया किस उद्योग ने, लौह इस्पात उद्योग ने। इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ स्टील बनता है वो स्टील इंडस्ट्री कहलाती है। और सबसे खास बात देखिए, ये अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करता है, इसलिए इसको पोषक उद्योग कहते हैं। बाकी सारे उद्योग जो है इसके ऊपर निर्भर है, ठीक है। आज की तारीख में ऐसा कोई उद्योग नहीं होगा जिसमें स्टील का यूज़ नहीं होता हो, इसलिए हम इसको पोषक उद्योग कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो इसके लिए आपके कई सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है, ठीक है। अब आप देखिए क्या क्या चाहिए होता है स्टील के लिए। अब स्टील निर्माण के लिए, इस उद्योग के लिए ज़रूरी तत्व कौन से हैं? इस उद्योग के लिए आवश्यक तत्व कौन से, देखिए। अब इस उद्योग को चलाना है आपको, अगर इस उद्योग को खोलना है तो आपको क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए, तब जाके आप इस उद्योग को चला पाओगे। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए आपको, सबसे पहले चाहिए आपको, यूँ कहिए कि अयस्क चाहिए। अयस्क के बिना आप स्टील बनाओगे कैसे? अयस्क हो गया। अब आपको चाहिए कोयला, कोयले के बिना काम नहीं चलेगा। और क्या चाहिए? चूना पत्थर, ठीक है, ये इसमें मिलाया जाता है। और क्या चाहिए? ये सारी चीज़ें होगी। श्रम, पूंजी, भूमि, वो तो सब चाहिए ही चाहिए। श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, भूमि चाहिए, खैर ये सब जगह चाहिए होते हैं। ये सारी चीज़ें होगी तब जाके ये इंडस्ट्री खुलेगी। फिर क्या होगा? फिर सबसे पहले अयस्क को भट्टी में डाला जाता है। भट्टी में अयस्क प्रगलन करेगा, मतलब पिघलेगा। अयस्क पिघलने के बाद में फिर क्या होगा? फिर उसी अयस्क को थोड़ा सा कठोर किया जाता है। और फिर कठोर करने के लिए आपके क्या करेंगे? कई सारे तत्व मिलाएंगे, जैसे कोयला, ये अयस्क, चूना पत्थर, और ये इस्पात बन गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं? इस्पात बनाते हैं। तो अब इस्पात बनाने की क्या प्रोसेस है, देखिए। अब पहली प्रक्रिया में क्या होगा? सबसे पहली चीज़ देखिए, जैसे अयस्क को पिघलाया, अयस्क को भट्टी में प्रगलन, प्रगलन का मतलब होता है गलाना। क्या होता है? गलाना। अब भट्टी में प्रगलन हो गया। अब भट्टी में जैसे ही प्रगलन होगा तो उसके बाद में क्या करेंगे? प्रगलन के ठीक बाद में इसके अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर आपके विभिन्न प्रकार के तत्वों का मिश्रण किया जाता है। जैसे अब इसमें 8 टन कोयला, 4 टन अयस्क और 1 टन चूना पत्थर, तीनों मिलेंगे तब इस्पात बनेगा। अब देखो भट्टी में प्रगलन हो गया, ये किसका प्रगलन हुआ? अयस्क का। अब इसमें क्या मिलाएंगे? जैसे 8 टन कोयला मिला दिया, फिर क्या मिलाया? फिर इसमें 1 टन चूना पत्थर मिलाया, तब जाके आपके क्या बनेगा? इन तीनों के मिलने से 1 टन इस्पात बनेगा। इस्पात का मतलब होता है स्टील, जिसे हम कहते हैं, स्टील फैक्ट्री जैसे आप कह सकते हो, ठीक है। ये इसका अनुपात रहता है 8 अयस्क प्रगलन में 1 मिनट, सॉरी, कोयला 8 टन, ये होगा 4 टन, ठीक है। तो 4 टन अयस्क, 8 टन कोयला और 1 टन चूना, 4:8:1 होगा, तब जाके आपके 1 टन इस्पात बनता है। इस तरह से ये उद्योग में काम होता है। देखो अयस्क हो गया, कोयला हो गया, चूना, अब इन तीनों को मिलाने से स्टील बनेगा। और ये काम सब कौन करता है? श्रम, पूंजी, भूमि, ये सारे मिलकर इस काम को करते हैं। फिर उसके अंदर आपके फिर कई सारी और अगर धातुएं बनाते हैं तो फिर मिश्र धातु बन जाती है। फिर उसमें और भी कई सारी चीज़ें की जा सकती है, ठीक है। तो अब मिश्र धातु बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एल्यूमिनियम, निकल है, तांबा है ना, ऐसी कई सारी चीज़ें मिलाई जाती है। फिर अब अगर आप उसको इस्पात में से, इस्पात प्लस अगर आप
एल्यूमिनियम है ना। इसके अलावा अगर इसमें फिर तांबा है ना, तांबा, कॉपर, कॉपर तो एक ही बात हो गई, निकल, ये मिलाते हैं तो फिर क्या बन जाती है, मिश्र धातु। वो स्टील से भी ज़्यादा कठोर होती है, ठीक है, इस्पात से भी कठोर हो जाती है, से कठोर, ठीक है। ये कुछ बातें हैं। तो इसके अंदर है वो इस प्रकार की धातुएं बनाई जाती है, और यही धातुएं किसी मशीन के बनाने में काम आएगी, घर बनाने में काम आएगी, गाड़ियां बनाने में काम आएगी। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री मानी जाती है, इसलिए इसको आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहते हैं इसको। अब इसको हम है वो थोड़ा सा लिख लेते हैं, अगले एक तीसरा पॉइंट और इसमें, इसे आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहते हैं। मेरुदंड का मतलब रीढ़ की हड्डी, क्योंकि अगर ये उद्योग नहीं हुआ ना तो बाकी कोई उद्योग नहीं चलते। मेरुदंड कहते हैं क्योंकि आप मान के चलिए बाकी सारे उद्योग इसके ऊपर आपके कहीं ना कहीं निर्भर होते हैं, ठीक है। सारी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं वो लोहे और इस्पात से बनी हुई होती है, छोटी सुई से लेके और बड़ी मशीन तक आपकी सारी चीज़ें ये होती है, ठीक है। तो इस बात को आप लिख लेना। अब देखिए, मेरुदंड कहते हैं क्योंकि उद्योगों में प्रयुक्त सभी कच्चा माल, एक मिनट, कच्चा माल नहीं लिखेंगे, सभी सामग्री, अधिकांश सामग्री सॉरी, इसको है ना अपन लिखने का मतलब भी नहीं है, एक लाइन लिख लेते क्योंकि ऑलमोस्ट सारी बातें हमने लिख ली है इसकी, है ना। तो इसको मेरुदंड कहते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ जगह है ना तो यहाँ लिख लेते हैं, या इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड, उद्योगों का मेरुदंड, ठीक है। तो ये बातें आप याद रख लेना। अब बात ये आती है ये इंडस्ट्री जो स्थापित होती है कहाँ पे होती थी। अब इसकी स्थापित में देखिए 3 स्थितियां में मिलती है। 1800 से पहले ये इंडस्ट्री वहाँ स्थापित की जाती थी जहाँ आसपास में नहर हो जाए, नहर का यातायात के लिए, और कोयला और विद्युत कहीं मिल जाए तो वहाँ स्थापित होती थी। 1850 में ये नहर तो छोड़ दी गई, बाकी सारी चीज़ें कंसल्ट की गई, और 1950 के बाद में कुछ अन्य चीज़ें कंसल्ट की गई। मैं एक एक को बताता हूँ। 1850 से पहले इसकी अवस्थिति है तो आवश्यक शर्तें क्या थी? 1850 से पूर्व, ठीक है। अब 1800 पूर्व, है ना, 1850 से पहले लिख लेते हैं हम तो दिक्कत नहीं वैसे भी। अब 1850 से पहले क्या क्या चीज़ें देखी जाती थी लोहा इस्पात उद्योग खोलने के लिए? तो सबसे पहले देखा जाता था कच्चा माल, अगर कच्चा माल है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखा जाता था विद्युत, और तीसरा देखा जाता था नहर या बहता जल कोई भी हो, ठीक है। ये थे आवश्यक तत्व, ये 3 होने जरूरी थे 1850 से पहले। कच्चा माल हो जाए, लाइट हो जाए, और कोई पास में नदी वगैरह हो जाए, ठीक है, तो फिर कोई उद्योग स्थापित करने में दिक्कत नहीं आती थी। 1850 से 1950 के बीच में क्या था देखिए, 1850 से 1950 के मध्य, ठीक है। अब
1850 टू 1950 के बीच में क्या क्या चीज़ें जो है वो आवश्यक थी। अब देखो कच्चा माल तो हर बार ही आवश्यक रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या दिक्कत आई थी, चेंज क्या हुआ, एक तो लोहा चाहिए। क्यों? क्योंकि अब लोहे को पिघलाने की भट्टियाँ बन गई थी। एक मिनट, सॉरी अभी 1850 है ना, अभी 1950 1850, एक मिनट, 1850 से क्या क्या चाहिए था। देखो एक तो कोयला चाहिए था इनको, है ना, कोयला बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि अब कोयले का इन्वेंशन हो गया था, कोयले का उपयोग करना इन्होंने शुरू कर लिया। इन्वेंशन तो पहले हो गया था, उपयोग करना शुरू कर लिया था। और दूसरा, आपके कोई न कोई पास में नहर या कोई रेल मार्ग हो, तो ये देखा जाता था। ठीक है, क्योंकि देखो कोयला विद्युत का काम कर लेता था और बहता जल उसका काम नहर और रेल कर लेता था। फिर इस नहर और रेल मार्ग से कच्चा माल आराम से मंगवाया जा सकता था, तो दिक्कत नहीं थी। अब 1950 के बाद स्थितियां बदल गई। 1950 के बाद क्या ज़रूरत हुई देखिए। 1950 के बाद की अगर अपन ज़रूरत देखें तो कुछ स्थितियां और बदली। अब आप इस चित्र से समझ सकते हो सारी बातें। 1950 के बाद में देखा जाने लगा कि लोहा है आसपास की नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या देखा जाने लगा, कोई बंदरगाह है कि नहीं है। ठीक है, और तीसरा देखा जाने लगा कि कोई सपाट भूमि क्षेत्र है कि नहीं है। सपाट भूमि अगर मिल गई तो दिक्कत नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें मिल जाती है ना, तो उसके बाद में कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता था, क्योंकि बंदरगाह से हम कहीं पर भी बैठे बैठे कच्चा माल भी मंगा सकते थे और निर्मित माल को बेच भी सकते थे। ये तीन चीज़ें 1950 के बाद देखी गई उद्योगों की स्थापना के लिए। तो देखो लिखा है 1800 से पूर्व सर्वोत्तम स्थिति में तीन चीज़ें थी, 1850 से 1950 के बीच में ये तीन चीज़ें थी, और 1950 के बाद में ये आपके देख रहे हो, ये बंदरगाह हो गया। ठीक है, ये पूरी सपाट भूमि हो गई और आसपास कोई लोहा का केंद्र हो गया। ठीक है, तो इस आधार पर अगर भारत की बात करें तो कई औद्योगिक केंद्र स्थापित हुए। जैसे उक्त आधार पर भारत में निम्न लौह इस्पात केंद्र स्थापित हुए। ठीक है, अब भारत के अंदर इस आधार पर कई स्थापित हुए केंद्र, तो दो चार केंद्र मैं लिख लेता हूं ताकि आपको सम्मिलित करने में ऐसे प्रश्न आता है ना तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे एक था आपके इसको बर्नपुर कहाँ पे है, बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल। ठीक है, दूसरा आता है आपके बोकारो के अंदर, और बोकारो में है, बोकारो कहाँ, झारखंड के अंदर, बोकारो झारखंड। ठीक है, ये बोकारो में भी प्लांट स्थापित हुआ। इनके सन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। तीसरा था भिलाई, छत्तीसगढ़ के अंदर, भिलाई छत्तीसगढ़। ठीक है, ये स्थापित हुआ। उसके बाद में हुआ था हाँ राउरकेला उड़ीसा में। ये सारे स्टील प्लांट भारत में स्थापित हुए थे। और दुर्गापुर एक और था, बढ़िया प्लांट था। दुर्गापुर भी कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के अंदर। एक विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, वाइजाग बोलते हैं उसको, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। एक श्रीशैलम भी है तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु का श्रीशैलम, बाद में लिखते हैं। छत्तीसगढ़ एक जमशेदपुर भी है, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे डिटेल से लिखेंगे, क्योंकि जमशेदपुर भारत का पहला है टिस्को यहाँ पे, जमशेदपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आ जाएगा, जमशेदपुर, झारखंड, सॉरी छत्तीसगढ़ में नहीं। ठीक है, ये 7 उद्योग आपको याद रखने हैं और ये सातों हमारे परीक्षा में बहुत काम के हैं। और राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर, विशाखापट्टनम,
एक आएगा आपके भद्रावती और, है ना, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक के अंदर। भद्रावती, विजयनगर, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। और एक श्रीशैलम, बस श्रीशैलम है तमिलनाडु में। सैलम नहीं, सलेम बोलते हैं वैसे। सलेम कहाँ है? तमिलनाडु में। ये भारत के कई सारे स्टील प्लांट हैं जो आपके इस बेस पे स्थापित हुए थे कि इनको है वो ये सारी सुविधाएं मिल गई। ठीक है, अब आप देखिए, अगर अपन इसकी बात करें ना जमशेदपुर की, तो मुझे थोड़ा जमशेदपुर आपको समझाना है। ये जमशेदपुर का इलाका है और ये खरकाई नदी है। देखो नदी मिल गई इनको, ठीक है, और ये रेलवे मिल गया इनको, ठीक है, और यहाँ पर ये स्वर्ण रेखा नदी मिल गई। डालमा की पहाड़ियों से कई सारी चीज़ें मिल गई। तो इस प्रकार देखते देखते हम क्या देखते हैं कि इस साकची पुराना नाम है जमशेदपुर का, और यहाँ पर 1907 में टिस्को की स्थापना भी थी, टाटा आयरन स्टील कंपनी की। और टिस्को का नाम बाद में जमशेदजी टाटा के नाम पर जमशेदपुर कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी सुविधाएं थी, इस वजह से जमशेदपुर एक लौह इस्पात केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तो जमशेदपुर को थोड़ा सा अपन डिटेल में लिखते हैं। ठीक है, जमशेदपुर। देखिए जमशेदपुर के अंदर ऐसी क्या खास बात थी कि जमशेदपुर एक विकसित हुआ। सबसे पहली चीज ये कि यहाँ पर 1907 में टिस्को की स्थापना हुई, टाटा आयरन स्टील कंपनी। आयरन स्टील, एक मिनट, ठीक है, 1907 में स्थापित हुई थी। और फिर आपके स्थापित हुई, ठीक है, यह निजी थी, जमशेदजी टाटा ने की थी। जमशेदजी टाटा द्वारा साकची में की गई। साकची को बाद में क्या नाम दिया था? जमशेदपुर। साकची में की गई। माना जाता है कि ये एकमात्र थी 1947 से पहले। ठीक है, तो निजी क्षेत्र की थी और ये पहली स्टील कंपनी भारत की, आप कह सकते हो इसको, जमशेदपुर को। ठीक है, ये प्रथम कह सकते हो, प्रथम कंपनी थी, प्रथम स्टील कंपनी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। अब इस कंपनी की खास बात क्या थी और यहाँ पे ही क्यों हुई, कुछ विशेषताएं देखिए आप। यहाँ पे पहली बात क्या थी कि यहाँ पर आपके रेलवे स्टेशन था, रेलवे लाइन थी, टाटा नगर रेलवे स्टेशन। जैसे पहले कभी बंगाल नागपुर कलीमाटी स्टेशन पर कहते हैं। एक तो यहाँ पे क्या था, बंगाल नागपुर रेल मार्ग, एक यहाँ पे ये रेल मार्ग था। ठीक है, अब देखो किसी को रेल मार्ग मिल गया, रेल मार्ग अगर मिल गया तो उसके बाद में यहाँ पर आपके लोहा भी खूब है, यहाँ पे कोयला भी खूब है, यहाँ पे मैग्नीज भी खूब है। ठीक है, मैग्नीज भी खूब है, पर्याप्त है। ठीक है, लोहा देखिए जैसे कोयला है तो कोयला कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे झरिया में खूब मिल रहा है। जैसे लोहा है तो लोहा यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, तो लोहा हमें है, लोहा चूना पत्थर वगैरह ये सब कहाँ से मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से खूब मिल रहे हैं। ठीक है, उड़ीसा से मिल रहे हैं। इस तरह से देखो कि लोहा मिल गया, कोयला मिल गया, मैग्नीज मिल गया और अन्य सारे सारे खनिज यहाँ पे खूब है। और क्या क्या मिला यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप ये समझिए कि खरकई और स्वर्ण रेखा नदी मिल गई, खरकई व स्वर्ण रेखा नदी मिल गई। अब देखो आप, रेल मिल गई, नदी मिल गई और साथ में कच्चा माल खनिज खूब मिल गया यहाँ पे। और इस वजह से यहाँ पे यूं कहिए कि ये कई सारी चीज़ें मिलने से यहाँ पे यूं कहिए कि आप कह सकते हो एक
जमशेदपुर के अंदर जमशेदपुर टाटा नगर के रूप में विकसित हुआ था। ठीक है, तो जमशेदपुर के अंदर ये सारी सुविधाएं थी, जिसमें आपके ये खनिज मिल गए, रेल मिल गया और खरकई और स्वर्ण रेखा नदी मिल गई। इस वजह से जमशेदपुर टाटा नगरी के रूप में विकसित हुआ और इसके आसपास कई सारे और छोटे मोटे इंडस्ट्री भी आपके खुल गई। ऐसा कैसा विद्यार्थियों अमेरिका में भी हुआ, पिट्सबर्ग के अंदर। ठीक है, ये तो काम का नहीं है, पिट्सबर्ग के अंदर। ठीक है, अगर आप इस पिट्सबर्ग को देखोगे तो यहाँ पे आया हुआ है पिट्सबर्ग। मैं पिट्सबर्ग का भी बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अमेरिका के अंदर पिट्सबर्ग में भी सेम कहानी हुई, और अमेरिका का पिट्सबर्ग रूस में भी है। ठीक है, अब देखिए ये इसकी खास बात क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या याद रखोगे कि यह यूएसए का प्रमुख इस्पात नगर है। यूएसए का प्रमुख इस्पात नगर है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यह आपके कोयला पिट्सबर्ग से खूब मिलता है। ठीक है, कोयला खाने पिट्सबर्ग में अवस्थित हैं। परंतु लोहा यहाँ पे नहीं है, उसको मिनेसोटा जाना पड़ता है। मिनेसोटा की पहाड़ियाँ लगभग काफ़ी 1500 किलोमीटर के आसपास मिनेसोटा का क्षेत्र दूर है, परंतु लोहा अयस्क 1500 किलोमीटर दूर 1500 किलोमीटर दूर कहाँ पे, मिनेसोटा में। ठीक है, मिनेसोटा में अवस्थित। अब 1500 किलोमीटर दूर अगर अवस्थित है तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि सर कोयला यहाँ था पिट्सबर्ग में और लोहा है मिनेसोटा में। अब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लो कि ये है हमारे मिनेसोटा और इधर आया हुआ पिट्सबर्ग। अब बीच में 1500 किलोमीटर का गैप है, तो इस 1500 किलोमीटर की दूरी कौन तय करवाता है? इस 1500 किलोमीटर की दूरी नौ संचालन से होती है और वो होती है ग्रेट लेक्स से। इसे महान झीलें कहते हैं, महान झील कह सकते हैं, झील समूह कह सकते हो आप। इसे 5 फिंगर भी बोलते हैं, 5 अंगुली नुमा है ये, 5 फिंगर लेक भी कहते हैं हम उसको। अब इसमें 5 झीलें यहाँ पे, इन झीलों से ये आपकी सप्लाई होती है। जैसे इसमें देखो इरी, ओंटारियो, मिशिगन, सुपीरियर और ह्यूरन। तो ये 5 झीलें हैं। इन 5 झीलों को 5 फिंगर भी बोलते हैं और ये झीलें यहाँ पे नौ परिवहन का सबसे बड़ा संसाधन है। ठीक है, और इन्हीं ग्रेट लेक्स से यहाँ पे यूं कहिए कि ये लोग यहाँ से ले जाते हैं। आपने सुपीरियर तो पढ़ी होगी, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये आपने पढ़ी होगी। तो ये यहाँ से लोग क्या करते हैं, 1500 किलोमीटर दूर इस प्रकार से कोयला ले जाते हैं। अब बीच में यूं कहिए कि रेल मार्ग का भी उपयोग होता है। ठीक है, इसका भी होता है, साथ साथ में रेल मार्ग का भी उपयोग होता है। तो रेलगाड़ियों से कैसे करते हैं, फिर आगे ले जाने के लिए ओहियो, एक मिनट, ओहियो, मोनोगहेला, ओहियो, मोनोगहेला
और अल्बनी, मोनोगहेला व अल्गनी। नदियों का भी उपयोग होता है, नदियों तथा रेल मार्ग का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, रेल मार्ग का भी उपयोग किया जाता है। तब जाके पिट्सबर्ग के अंदर ये स्थिति बनती है। हालांकि पिट्सबर्ग में बड़ी यहाँ पे बहुत बड़ी इस्पात मिल है और यहाँ से नदी घाटियाँ वगैरह सारी चीज़ें ठीक ठाक तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो जल और थल दोनों मार्गों का यहाँ पे उपयोग हो रहा है और इस कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे छोटे मोटी और इंडस्ट्री भी विकसित हुई है। ठीक है, तो ये तो था आपके लौह इस्पात उद्योग और आपको जमशेदपुर और पिट्सबर्ग का नाम याद रखना है। अब मैं बात करूंगा सूती वस्त्र उद्योग पे। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग ये दूसरा हो जाएगा। पहला हमने ले लिया लौह इस्पात उद्योग। ये पहला हो गया और अब हम लेते हैं दूसरा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। ये जो उद्योग है विद्यार्थियों, ये सबसे प्राचीन उद्योग है। क्या? सबसे प्राचीन उद्योग है ये। जिस तरह से लोहा सबसे मेन उद्योग है ना, वैसे ये सबसे प्राचीन उद्योग है। सॉरी। तो इसमें क्या क्या याद रखना है आपको? एक तो पहली बात ये कि यह सबसे प्राचीन उद्योग है। यह सबसे प्राचीन उद्योग है। ठीक है, तो लोहा आधुनिक उद्योगों की रीढ़ कहलाता है और प्राचीन उद्योगों के लोगों का रोजगार का साधन यही था। इसमें आपके देखो कपास, ऊन, सिल्क, पटसन का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता था। का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। कच्चे माल के रूप में होता है। रूप में होता है। वर्तमान में, अब तो पहले क्या था, ये प्राकृतिक ही था। वर्तमान में यह दो प्रकार का हो गया है। ठीक है, अब प्राकृतिक रेशा भी है और कृत्रिम भी है। ठीक है, अब दो प्रकार कौन से, मैं आपको समझा देता हूं। अब एक तो है प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशा का मतलब यही हुआ जो हमने ऊपर लिखा है, कपास वगैरह ये सब। अब देखो प्राकृतिक रेशे की अगर अपन बात करें ना, तो इसमें आपके कच्चे माल के रूप में कौन सी चीज़ें यूज़ होती है जो प्राकृतिक है आपके। ठीक है, वो यूज़ होती है। जैसे मैं अगर बताऊं कि ढाका का मलमल बन गया, ठीक है, ये प्राकृतिक रेशा है। ढाका का मलमल हो गया, या आपके मसूलीपट्टनम का छींट था, का छींट हो गया, कालीकट का कैलिको हो गया, कालीकट का कैलिको। ठीक है, और इसके अलावा आपके बुरहानपुर, सूरत व बड़ोदरा की सुनहरी जरी। बुरहानपुर, ठीक है, बुरहानपुर, सूरत, बड़ौदा की सुनहरी जरी। अब ये क्या प्राकृतिक है, इनमें कच्चा माल प्राकृतिक है। ठीक है, ये पूछते हैं कई बार, सम्मिलित करो में पूछते हैं। तो अब ये क्या प्राकृतिक कच्चा माल है ना, तो इसमें हम ये सीधा सा यही कह सकते हैं कि इसमें आपके
जो बनाया जाता है हाथ से और मशीनों से बनाया जाता है, लेकिन परंपरागत रूप से इसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब जैसे कृत्रिम रेशा है, तो मैं कुछ कृत्रिम रेशों के नाम बताता हूँ आपको। देखिए, कृत्रिम रेशा, ठीक है, कृत्रिम रेशा में कौन से आएंगे, जैसे नायलॉन आ गया। ठीक है, न्यूयॉर्क और लंदन से नाम बना हुआ है, न्यूयॉर्क प्लस लंदन, तो ये ऐसे बना हुआ है NYLON, न्यूयॉर्क और लंदन। इसके अलावा आपके पॉलिस्टर और नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, रेयान, एक्रिलिक, तो ये सारे क्या, ये कृत्रिम रेशे हैं जो फैक्ट्री में बनाए गए हैं। इनमें प्राकृतिक रेशा यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आजकल क्या है कि अब इनके जो प्राकृतिक संसाधन है ना, ये ऊन, सिल्क, कपास, लिनन, जूट वगैरह इनके हैं। ठीक है, ये लिनन जूट भी आप लिख लेना, लिनन जूट तो पर्सन आ ही गया वैसे। तो कच्चे माल के रूप में जब इनका यूज हो ना, तब हम इसको क्या कहते हैं, ये प्राकृतिक चीजें आ जाती हैं, और वो आपके कृत्रिम रेशे में फैक्ट्री की चीजें जो है वो यूज हो जाती है इसमें। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या हुआ। ये बेसिकली क्या, टेक्सटाइल है ना, ये टेक्स पायर शब्द से बना हुआ, जिसका मतलब होता है बुनना। ठीक है, टेक्सटाइल टेक्सटाइल लैटिन भाषा के टेक्सटाइल से बना है, जिसका अर्थ होता है बुनना। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, बुनना होता है। तो एक मिनट, टेक्सटाइल टेक्सिएरे, एक मिनट सॉरी, टेक्सिएरे उसे टैक्सीयरे, ओके, टैक्सी करके यरे कर देना, टैक्सीयरे कर देना। तो इस तरह से ये सूती वस्त्र उद्योग दुनिया भर में विकसित हुआ। भारत में आपको पता ही है कि हथकरघे के रूप में स्टार्टिंग में चलता था, बाद में तो अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। तो भारत में इसका क्या हिस्ट्री रही है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं और फिर अपन खत्म करते हैं इसको। भारत में, ठीक है, भारत में अगर अपन देखें तो इसमें 1818 के अंदर कलकत्ता के फोर्ट ग्लिस्टर में सबसे पहला देश का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। 18 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लिस्टर में देश का पहला वस्त्र उद्योग, ठीक है, फोर्ट ग्लिस्टर में देश का पहला वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, स्थापित किया गया था, जो असफल रहा है ना, ध्यान रखना, ये सफल नहीं रहा, ये क्या हो गया था, असफल हो गया था। इसके अलावा अगर अपन देखें तो 1854 में मुंबई के पहली यंत्रीकृत मशीनी मिल की स्थापना की गई। 1854 में मुंबई में पहली मशीनीकृत मिल स्थापित की गई, ठीक है, जो सफल भी रही। तो ये भी थोड़ा सा देख लेना। इसके अलावा अगर अपन देखें तो स्वतंत्रता के बाद हम अगर देखें तो फिर आगे महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर ये क्षेत्र विकसित हुआ।
महाराष्ट्र व गुजरात में यह विकसित हुआ जलवायु के कारण, विकसित हुआ क्यों हुआ विकसित, इसके पीछे कई कारण हैं, हम आगे अहमदाबाद में लिखेंगे, ठीक है। तो कारण आगे बाद में लिखते हैं, ठीक है, अभी नहीं लिखेंगे कारण इसके। अब देखो मैं अहमदाबाद पे आता हूँ, तो अहमदाबाद और ओसाका की बात करूँगा, फिर अपन इस बात को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं अहमदाबाद पे आते हैं, चौथे नंबर पे अहमदाबाद पे ले लेते हैं। अहमदाबाद, अहमदाबाद। अब अहमदाबाद हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है देखिए, ऐसे करते हैं, अहमदाबाद को अलग स्लाइड में ले लेते हैं, अहमदाबाद को अलग स्लाइड में ले लेते हैं। और अहमदाबाद, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जमशेदपुर की तरह ही यह महत्वपूर्ण है। कैसे, अब यहाँ पर 1859 में साबरमती के किनारे पहला फैक्ट्री खोली गई। साबरमती के किनारे पहला उद्योग खोला गया, सूती वस्त्र उद्योग, है ना, पहली बात। 1859 में साबरमती के किनारे खोला गया, और फिर ये मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूती उत्पाद वस्त्र जो है वो निर्यात केंद्र बन गया, ठीक है। जल्द ही मुंबई के बाद दूसरा प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक नगर बना। सूती वस्त्र उत्पादक नगर बना, ठीक है। और आज भी इसको हम भारत का मानचेस्टर कहते हैं। मानचेस्टर इंग्लैंड के अंदर है, मैनचेस्टर सॉरी, भारत का क्या कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं, सूती वस्त्रों के कारण, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि इसको भारत का मैनचेस्टर वगैरह कहने के पीछे कारण क्या है। अब इसके विकसित होने के पीछे कई कारण हैं। कारण क्या है यहाँ इसके विकसित होने के पीछे, पहला कारण, एक तो क्या, आसपास कपास खूब उत्पादन होता है, आसपास कपास उत्पादन अधिक है, एक तो ये कारण है, क्योंकि आपको पता है कि गुजरात और महाराष्ट्र में भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादन होता है, एक तो कारण ये है। दूसरा कारण क्या है, नदी तो खैर कारण है ही है, दूसरा कारण है कटाई और बुनाई के लिए जो भी आपके जलवायु होती है वो इनको मिल जाती है। कटाई बुनाई की आदर्श आर्द्र जलवायु यहाँ पे है, आदर्श आर्द्र जलवायु है यहाँ पे, ठीक है। अब कच्चा माल हो गया, जलवायु वहाँ पे बढ़िया हो गई, अब सपाट भूभाग है और भूमि भी पर्याप्त है, ठीक है। सपाट भूभाग है व पर्याप्त भूमि है, तो दिक्कत नहीं आती यहाँ पे, फैक्ट्री खोलने में किसी को भी कोई समस्या जो है यहाँ पे नहीं आती। दूसरा क्या है, यहाँ पे यहाँ आबादी भी घनी है गुजरात महाराष्ट्र में, तो इनको श्रमिक भी आराम से मिल जाते हैं। घनी आबादी होने के कारण श्रमिक उपलब्धता भी है, और क्या है, परिवहन विकसित है यहाँ पे, तो इनको क्या, सड़कें वगैरह बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है, इवन बंदरगाह भी ठीक ठाक है, पास में सारी चीज़ें मिल जाती है, तो ये सीधा इसको फ़ायदा मिल जाता है। मुंबई बंदरगाह वगैरह का सबका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। मुंबई बंदरगाह का फ़ायदा इसको भी मिलेगा, मुंबई बंदरगाह का
सड़कों का, ठीक है, और नदी का, तो सभी का फ़ायदा इसको मिल जाता है। इस वजह से अहमदाबाद जो है आपकी एक विकसित रूप में उभर के आया है। और अब अहमदाबाद के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से आजकल धीरे धीरे अहमदाबाद की यूँ कहिए कि स्थान अन्य शहर लेते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये अहमदाबाद का हो गया। एक छोटा सा हम ओसाका को ले लेते हैं। जापान का शहर है ओसाका, ठीक है। ओसाका में भी काफ़ी अच्छा खासा सूती वस्त्र का केंद्र है ओसाका। इसको जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ पर भी उत्पादन खूब होता है। खास बात क्या है, यहाँ पे भी आपके विस्तृत मैदान है, यहाँ पे भी आर्द्र जलवायु है, ठीक है। विस्तृत मैदान, आर्द्र जलवायु, योडो नदी का प्रवाह, श्रमिकों की उपलब्धता, ठीक है। अब ये ओसाका के मैं बातें बता रहा हूँ कि यहाँ पे ओसाका के क्या कारण है, ठीक है। इसके अलावा और पतन की सुविधा, के कारण यह विकसित हुआ है, इसकी खास बात क्या है कि कच्चा माल भी पूरा मंगवाना पड़ता है और यूं कहिए कि और तैयार माल जो है आपको बेचना पड़ता है। अब भारत, चीन, अमेरिका से आयातित कच्चे माल पे चल रहा है, ठीक है। और वापस ये क्या करता है, इसी कच्चे माल को पक्के माल में बदलने के बाद भारत में बेच देता है। विनिर्मित माल कम कीमत और अधिक गुणवत्ता में दुनिया को बेचता है। कम कीमत व अधिक गुणवत्ता के साथ निर्यात करता है। तो ओसाका खाली प्रोडक्शन ही करता है, ठीक है, फिर कच्चा माल भी खरीदता है और पक्का माल भी दुनिया को बेचता है। तो इसलिए ओसाका केवल और केवल आयात और निर्यात से ये काम चल रहा है यहाँ पे। इसलिए ओसाका जो है वो यूं कहिए कि अहमदाबाद इसकी बड़ी एक ऐसे कह सकते हो आपकी जापान की बड़ी रीढ़ कह सकते हो आप, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से जापान की इनकम को बढ़ा रहा है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। और अब एक लास्ट बात हम लिख लेते हैं, टिप्पणियाँ डाल देते हैं, ठीक है। अन्य टिप्पणियाँ डाल देते हैं, कुछ बची हुई बातें अन्य तथ्य करके। पहला लिखोगे आप, एक शब्द आता सनराइज उद्योग, ठीक है। सनराइज उद्योग एक शब्द आता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द भी माना जाता है। एक बार RAS मेंस में भी इसका प्रश्न पूछा गया था। सनराइज उद्योग, ये क्या होता है ना, ये जनरली IT सेक्टर जो है ना आजकल का, जो यूं कहिए कि सबसे आधुनिक उद्योग जिसे आप कह सकते हो, सबसे नवीनतम उद्योग जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो संचार प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, ज्ञान, ठीक है, टूरिज्म, पर्यटन, जैसे हम सत्कार कह सकते हैं, उद्योग सनराइज कहलाते हैं।
ये नवीन उभरते हुए उद्योग है, नवीन उभरते हुए उद्योग है, ठीक है ना। ये कोई पुराने उद्योग नहीं है। अब देखो आईटी इंडस्ट्री जो है ना, ये बहुत पुरानी नहीं, ये बहुत नई इंडस्ट्री है। और आपने देखा कि इंडस्ट्री को हम बहुत लेटेस्ट इंडस्ट्री आप कह सकते हो, जिसका अभी तक बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ, और भारत जैसे देशों में इसका ठीक ठाक विकास जो है वो कंटिन्यू हो भी रहा है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सनराइज इंडस्ट्री है या नहीं है। इस टाइप से अगर प्रश्न करते हैं तो हमारे दिक्कत हो सकती है अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो, ठीक है। एक दूसरी टिप्पणी मैं ये डलवाना चाह रहा था आपको, ये है आपने भोपाल गैस कांड सुनी होगी, ठीक है। और भोपाल गैस कांड में आपने सुना होगा कि वहाँ पर लगभग 35,598 व्यक्ति सूचीबद्ध रूप से मरे थे। ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है जहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट, IMIC जैसे बोलते हैं, ये रात को लीक हो जाती है किसी चैम्बर से, ठीक है, जिसमें गैस का यूज़ किया जाता था। और उस लीक होने से भोपाल शहर के अंदर वो गैस जो है वो फैल जाती है, और जिससे सुबह उठते उठते लोगों के है वो लोग दम घुट घुट के मरे थे। 40,000 लोग मरे थे। और मज़े की बात सुनिए विद्यार्थियों, आज तक इसके आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, और इन आरोपियों को इवन भगा दिया गया देश से बाहर, क्योंकि ये फैक्ट्री फॉरेन फैक्ट्री थी, और इस फैक्ट्री ने 40,000 लोगों की जान जो है वो ख़त्म कर दी थी। 3 दिसंबर की घटना थी वो, 3 दिसंबर 1984। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल में, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल में हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड तथा मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसे MIC बोलते हैं, साइनाइड के रिसाव के कारण 35,598 लोग मारे गए थे। और खास बात क्या विद्यार्थियों, आज भी बीमारियां फैली हुई है। इतने खतरनाक जो यूं कहिए कि जो पदार्थ होते हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि किसी भी औद्योगिक इकाई के अंदर ऐसी औद्योगिक आपदाएं जो है, इनसे बचे रहना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये उद्योग जो है विनाश का कारण बनते हैं। आपको मैं उदाहरण बताऊं, गाओकाओ चॉनगिंग में भी ऐसा हुआ था। गाओकाओ चॉनगिंग चीन, ठीक है, वहां पर भी सेम ऐसी घटना 2005 में भी थी, और लगभग 240 के आसपास लोग मरे थे। हजारों लोगों को है वो कई लोग मारे गए, कई विस्थापित करने पड़े, ठीक है। यहाँ पर भी गैस कांड हुआ था, बड़ी संख्या में विस्थापन हुआ था। तो ये बातें थी इसमें, ठीक है। और पीछे क्या है, ये तो नील नदी का कोई क्षेत्र है कि यहाँ पे भी किस तरह से फैक्ट्री स्थापित की जा सकती है, ठीक है। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दुनिया की प्रमुख वनस्पति और वन्य जीव, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।